नाम अनन्या है एंड आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं बिजनेस स्टडी की एनसीईआरटी चैप्टर 1 से, जिसका नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। ये फर्स्ट चैप्टर है बिजनेस स्टडीज़ का। मेरा मोटिव है कि मैं एनसीईआरटी को कवर करते हुए आपको बोर्ड्स एग्ज़ाम्स में हेल्प करूं, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम्स में सीबीएसई आपसे 1 मार्क्स क्वेश्चंस पूछता है, उसकी वेटेज बहुत ज़्यादा है। सो इसलिए मैंने ये इनिशिएटिव, मेरा एक है छोटा सा, कि मैं एनसीईआरटी को कवर करूं, लाइन बाय लाइन आपको एक्सप्लेनेशन दूं और आपके कोई भी डाउट्स हैं तो उसे साइड बाय साइड एड्रेस करूं। सो इसलिए मैं ये वीडियोस आपके साथ शेयर करूंगी। आने वाले टाइम में मैं और भी वीडियोस लेकर आऊँगी। मैं एनसीईआरटी के साथ साथ आपको चैप्टर्स की रिवीजन, उनके नोट्स एज वेल एज उनके क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करवाऊँगी। सो आप प्लीज़ मेरी वीडियोस को पूरा देखें एंड आपका कोई भी डाउट है या कोई सजेशन भी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं इंट्रोडक्शन पे इस चैप्टर के, राइट। सो इंट्रोडक्शन में क्या बात की है उन्होंने? इंट्रोडक्शन में उन्होंने कहा है, इन दी अबव केस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन। अभी आप ऊपर जो ये टेबल देख रहे हैं ना टाटा ग्रुप का, इसमें टाटा का एग्जाम्पल देके समझाया गया है। ये आपको पढ़ने की इतनी ज़रूरत नहीं है। हम सीधा स्टार्ट करते हैं समिता से, राइट। समिता राय का एग्जाम्पल हमें गिवन है। सो क्या बोल रहे हैं? समिता राय इज़ अ 38-year-old entrepreneur which grew up in a रूरल डिस्ट्रिक्ट कॉल्ड नामची। तो वो एक विलेज में रहती है, रूरल एरिया में, और वो एंटरप्रेन्योर है, यानी कि खुद का बिजनेस है उसका, which is in South Sikkim. She was very good in art and craft particularly. उसे आर्ट एंड क्राफ्ट का काम अच्छा लगता है। वैक्स मोल्ड्स यानी कि कैंडल्स का बेसिकली वो काम करती है। She loved to make candles. Often she makes into toys and small pieces of art with wax and used it as a gift for her friends and relatives. So वो बेसिकली एक एंटरप्रेन्योर है, एक रूरल एरिया में रहती है जो कि सिक्किम में है। उसे कैंडल्स बनाना पसंद है और वो ये सब बनाकर अपने दोस्तों या अपने रिलेटिव्स को बेचती है। यानी कि वो बहुत बड़े स्केल पे काम नहीं कर रही है, उसका छोटा सा काम है। Samita was never happy with the conditions of the women in her district, as most people were poor and jobless. So she planned to do something to solve their problem because she knew that imparting skills for livelihood is needed, but she had no idea of how to implement her idea. अब जो सविता राय है, उसका काम बहुत छोटा सा है कि वो कैंडल्स बनाती है, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में बेचती है। उसका दायरा बहुत ही छोटा है और जब वो अपनी आसपास की औरतों को देखती है कि उनके पास स्किल्स तो हैं, लेकिन उन स्किल्स को बिजनेस में कन्वर्ट करने का उनके पास कोई ज़रिया नहीं है। सो इसलिए इस कंडीशन को देखते हुए उसने सोचा कि मुझे इनको भी हेल्प आउट करना है। तो वो क्या करती है? इन अगस्त 2012 शी मेट अभिषेक लामा, द ब्रांच मैनेजर ऑफ NETFI नामची ब्रांच ऑफ फाइनेंशियल कॉरपोरेशन which support local people with skill development program and channelize them into revenue generating activities. तो समिता को जब अभिषेक से वो मिलती है और उसे पता लगता है कि ये लोगों को हेल्प करते हैं, कि जिनके पास स्किल है उनको फाइनेंशियली हेल्प करते हैं ताकि वो अपना खुद का बिजनेस कर सकें। तो जब समिता को पता चलता है, समिता को बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि मेरे लिए एक ज़रिया है कि अब मैं अपना जो ये कैंडल बनाने का बिजनेस है ना, इसको लार्ज स्केल पे लेकर जा सकती हूँ। यानी कि अब मैं सिर्फ दोस्तों और रिलेटिव्स तक सीमित नहीं रहूँगी, अब मैं और भी लोगों को बेच सकती हूँ, अपने विलेज से बाहर जाकर भी बेच सकती हूँ। सो सविता बताती है कि आई लव मेकिंग कैंडल्स, देन व्हाई नॉट कन्वर्ट माई हॉबी इनटू अ वेंचर, कि अब मैं इसे एक वेंचर में कन्वर्ट कर लूँ, यानी कि इसे एक फॉर्मल बिजनेस में कन्वर्ट कर लूँ। उसके बाद वो कहती हैं, एंड इन्वॉल्व दीज रूरल वीमेन ऑल्सो, शी थॉट दिस लेड टू द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नामची designer candles with the help of some financial institutions and from different stakeholders in various dimensions. तो वो और भी लोग उसको हेल्प आउट करते हैं फाइनेंशियली, ठीक है, ताकि वो खुद का बिजनेस कर सके। और इसके लिए वो क्या नाम रखती है अपने बिजनेस का? नामची डिज़ाइनर कैंडल्स, क्योंकि उसका कैंडल्स का काम है और डिज़ाइनर कैंडल्स बनाकर बेचती है वो। सिंस देन द वुमेन हैड नेवर लुक्ड बैक डिस्पाइट चैलेंजेस। इस
सिनेरियो के बाद जब उसे अभिषेक से हेल्प मिलती है, जो एक ब्रांच मैनेजर है, फाइनेंशियल हेल्प मिली, उसकी हॉबी जो है वो एक वेंचर में कन्वर्ट हो गई। सो उसके लिए एक बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी उसको मिला कि वो खुद का जो उसका आइडिया था उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर पा रही थी। देन women also faced a lot of harassment but they could not overcome all those problems। अब जो मैंने बताया आपको समिता राय के आसपास की जो औरतें थी वो बहुत सारे चैलेंजेस से गुजरती थी कि उनको कई बार घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता या जो है वो सिर्फ घर के कामों तक ही सीमित हैं। सो इस चीज़ को देखते हुए नामची डिज़ाइनर कैंडल्स हैज़ 100% विमेन एज एम्प्लॉयज़। तो समिता ने क्या किया, उसने सोचा कि अब इन औरतों को मैं अपने बिजनेस में ही इंक्लूड कर लूँ, कि उसने पूरी की पूरी जितने भी 100% एम्प्लॉयबिलिटी दी विमेंस को कि यहाँ पे औरतें आके काम करें, वो ये कैंडल्स बनाने का काम मेरे साथ करें। तो उसने विमेंस को भी इंक्लूड किया। ठीक है, अब कैंडल्स का काम सबसे ज़्यादा कब चलता है? ओकेजनल काम है, बेसिकली दिवाली के टाइम पे सबसे पीक में होता है काम। ठीक है, तो वो दिवाली पे वैरायटी तरह तरह की कैंडल्स बनाकर बेचती थी। दे प्रोड्यूस कस्टमाइज्ड कैंडल्स मेंट फॉर द ओकेजन। किसी के घर शादी है या दिवाली है या कोई त्यौहार है, कोई फंक्शन है, तो उस पर वो बनाकर वो उनको कस्टमाइज्ड कैंडल्स बेचती थी। ठीक है, और बाकी की औरतें भी हेल्प आउट करती थी। These Diwali themed candle has been a success in Sikkim as its demand increase on a yearly basis। अब हर साल इसकी डिमांड बढ़ती जा रही थी। नामची डिज़ाइनर कैंडल्स हैज़ बीन रिसीविंग न्यूमरस अवार्ड सच एज नॉर्थ ईस्ट वुमेन एंटरप्रेन्योर 2015 एंड 16 फॉर सिक्किम। और भी तरह के अवार्ड्स इन्हें सरकार से मिलते रहे और इन्हें एक प्रोत्साहन, एक इंकरेजमेंट मिलता रहा। ठीक है, ना ही सिर्फ अपने स्टेट से बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट से। A typical day of Samita's life consists of a series of interrelated and continuous function। अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है आपके लिए कि अब इंटर रिलेटेड एंड कंटिन्यूस फंक्शंस वो परफॉर्म करती है, यानी कि उसका जो दिन है ना वो किन फंक्शंस को परफॉर्म करने में निकलता है वो हम आगे पढ़ेंगे। शी हैज़ टू प्लान अ स्पेशल फेस्टिव कलेक्शन फॉर दिवाली, कि दिवाली पे उसे किस तरह की कैंडल्स बनानी है। हर साल वो एक जैसी कैंडल्स तो बनाएगी नहीं, उसे हर साल कुछ डिफरेंट आइडिया लेकर आना है ताकि वो लोगों तक कुछ नया पहुंचा सके और लोग इसकी डिमांड करें और उसके काम को पसंद भी करें। दिस मीन्स ऑर्गेनाइजिंग मोर फंड्स, recruiting more workers। She also has to regularly communicate with her suppliers to ensure that deadlines regarding delivery of goods are met। जो उसके सप्लायर हैं, जो उसको रॉ मटेरियल वगैरह जो भी सामान लगता है बनाने में कैंडल्स, उसे सप्लाई कर रहे हैं, तो उसे सप्लायर के साथ भी कांटेक्ट रखना है ताकि उसकी सप्लाई ना रुक जाए। ठीक है, इन द कोर्स ऑफ द डे शी मीट्स कस्टमर फॉर अ जनरल फीडबैक एंड एनी सजेशन दैट दे मे हैव। इसके लिए तो मैं आपको भी कहती हूँ कि अगर आपके पास मेरे लिए कोई सजेशन है, आपका फीडबैक है तो मोस्ट वेलकम। उसी तरीके से समिता भी कहती है कि अपने कस्टमर से पूछती है कि आपका क्या फीडबैक है मेरे काम को लेकर और कोई सजेशन है तो मोस्ट वेलकम। समिता इज़ मैनेजिंग नामची डिज़ाइनर कैंडल्स, सो इज़ द प्रिंसिपल मैनेजिंग योर स्कूल। जैसे आपके प्रिंसिपल आपके स्कूल को मैनेज करती है, स्कूल को चलाती है, उसी तरीके से जो नामची डिज़ाइनर कैंडल्स है उसको समिता ओन करती है, वो चलाती है, सब कुछ वही देखती है। They all manage organizations, schools, hospitals, shops and large corporations are all organizations with diverse goals that are aimed at achieving something। हर ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने की ज़रूरत तो पड़ती ही है, चाहे वो हॉस्पिटल है, स्कूल है, कोई NGO है, चाहे वो आपका घर ही क्यों ना हो। अगर कोई मैनेज करने वाला नहीं है ना तो आपका काम कभी हो ही नहीं सकता। आपको प्लानिंग भी करना है, आपको ऑर्गेनाइज भी करना है, आपको काम को प्रायोरिटाइज भी करना है। सो इन सब चीज़ों की ज़रूरत आपको हर जगह पड़ती है। इट डजेंट मैटर कि वो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है कि एक नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, राइट। नो मैटर व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन इज और व्हाट इट्स गोल्स माइट बी, दे ऑल हैव समथिंग इन कॉमन, मैनेजमेंट एंड मैनेजर्स। मैनेजमेंट की ज़रूरत और मैनेजर्स की ज़रूरत हर जगह पे है, क्योंकि मैनेज करने का जो काम है ना ये अपने आप में बहुत बड़ा टास्क है। ठीक है, सो इस चीज़ की इतनी कॉमन चीज़ है ना, इसकी चीज़ की ज़रूरत हर जगह पड़ती है आपको। नेक्स्ट दे हैव
You have observed that Samita's work as a manager consists of a series of different activities or functions aimed at achieving the goals of the organization. उसकी एक ऑर्गेनाइजेशन है नामची डिज़ाइनर कैंडल्स की, उसका एक गोल है कि लोगों तक गुड क्वालिटी, अच्छी वैरायटी की हमें तरह तरह की कैंडल्स बनाकर कस्टमर्स को देना है। साल दर साल हमें इम्प्रूव करना है अपनी परफॉर्मेंस को, और इसमें वो बहुत सारी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करती है। ठीक है, दीज इंटरकनेक्टेड एंड इंटरडिपेंडेंट फंक्शंस आर द पार्ट ऑफ मैनेजमेंट, और इसी को हम मैनेजमेंट कह देते हैं। मैनेजमेंट में बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करने पड़ते हैं, ये हम आगे भी पढ़ेंगे। सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशंस डू नॉट अचीव देयर गोल्स बाय चांस बट फॉलोइंग अ डेलिब्रेट प्रोसेस कॉल्ड मैनेजमेंट। तो बिल्कुल सही कहा कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर अपने गोल्स को अचीव कर पा रही है तो ज़रूर उसके पीछे एक डेलिब्रेट फंक्शन प्रोसेस परफॉर्म किया जाता है, वो है मैनेजमेंट। वहाँ का मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग है, इसी वजह से वहाँ की ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स को अचीव करने में सफल रहती है। ठीक है, सो अब डेफिनेशन वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसे आप नोट डाउन करेंगे 5 टाइम्स अपनी नोटबुक्स पे ज़रूर लिखेंगे। आपका होमवर्क है मेरे लिए, आपके लिए मैंने आपको होमवर्क दे दिया है। मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, actuating and controlling an organization's operations in order to achieve coordination of the human and material resources essential in the effective and efficient attainment of objectives। तो ये डेफिनेशन जो है ना आपको एज इट इज़ अपने दिमाग में बिठानी है, बाय हार्ट याद करनी है। ठीक है, मीनिंग आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, लेकिन डेफिनेशन किसी ने दी होती है तो वो आपको एज इट इज़ याद करनी होती है, आपको आंसर राइटिंग में भी हेल्प करेगा। तो ये डेफिनेशन आपको ज़रूर याद करनी है। अभी डेफिनेशन को ध्यान से हम लोग पढ़ते हैं कि इसमें कहा क्या गया है। मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस। पहली बात तो क्या है, ये एक प्रोसेस है। ठीक है, कि ये चलता रहेगा। ठीक है, ये एक तरीके से समझ लो एक साइकिल है ना, चलता रहेगा, ये रुकेगा नहीं। जहाँ रुक गया आपकी ऑर्गेनाइजेशन का जो काम है वो डिसरप्ट हो जाएगा। इसलिए ये एक प्रोसेस है ऑफ, किस चीज़ का प्रोसेस है ये? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एक्चुएटिंग एंड कंट्रोलिंग एंड ऑर्गेनाइजेशंस ऑपरेशंस। पहले आप क्या करते हो, आपके पास कोई आइडिया है कि अच्छा मुझे इस साल कुछ इनोवेटिव करना है अपने काम में, हम जो करते आ रहे हैं ना उससे कुछ अलग करना है। तो आप क्या, आपके पास आइडिया है, आइडिया को क्या करोगे? प्लान करोगे। यू विल स्टार्ट प्लानिंग। ठीक है, देन आप क्या करोगे? उस प्लान को आप ऑर्गेनाइज करोगे। रिसोर्सेज क्या क्या हैं हमारे पास, क्या ऑलरेडी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं मेरे पास, और क्या मुझे बाहर से लेने पड़ेंगे, कितना फ़ंड मेरे पास ऑलरेडी है और कितना मुझे फ़ंड बाहर से लेना पड़ेगा। सो ये सब जो है ना, तो हम क्या पढ़ रहे थे? डेफिनेशन पढ़ रहे थे कि हमें देखना होगा कि हमने प्लान किया पहले तो, देन ऑर्गेनाइज किया एंड देन हमने एक्चुएट, यानी कि उसको एक्चुअल में इम्प्लीमेंट करेंगे। राइट, हमने जो भी सोचा है हमने उसको प्लान किया, हमने रिसोर्सेज वगैरह सब देखा, कौन करेगा, हमने लोगों को ढूंढा, पैसा अरेंज किया, देन उसके बाद हमने एक्चुअली उसको इम्प्लीमेंट किया। ठीक है, इम्प्लीमेंट करने के बाद कंट्रोलिंग, यानी कि चेक करना कि मैंने जो सोचा था वैसा इम्प्लीमेंट असल में हुआ है, क्या मैं अपने गोल्स को अचीव करने में सफल हूँ, एम आई एबल टू अचीव माई गोल सक्सेसफुली और नॉट। अगर नहीं तो क्या ऐसा गलत रहा और उसे मैं करेक्ट करूँगी। सो दैट इज़ कंट्रोलिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन के रोज़ के कामकाज को, बेसिकली मैनेजमेंट रोज़ के कामकाज से रिलेटेड होता है। ठीक है, ये एक दिन का काम नहीं है, ये 2 दिन का काम नहीं है, बट ये कंटिन्यूस रहता है। ठीक है, और जहाँ ये रुक गया आपका फंक्शन डिसरप्ट हो जाएगा, आपका ऑपरेशन डिसरप्ट हो जाएगा। इन ऑर्डर टू अचीव कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन क्या होता है? तालमेल बिठाना, कि 2 लोग काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज़ के अंदर। ठीक है, 2 लोग क्या, बहुत लोग होते हैं काम करने वाले। ठीक है, तो डिफरेंट लेवल्स पे लोग हैं, उनके बीच में कन्फ्लिक्ट तो नहीं आ रहा, उन्हें उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में पता है, क्या वो अवेयर है कि वो काम क्यों कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किस गोल को अचीव करने के लिए कर रहे हैं, इस बारे में सब अवेयर है कि नहीं। ठीक है, मैनेजमेंट का कैसा बिहेवियर है जो बिल्कुल लोअर लेवल पे काम कर रहे हैं। ठीक है, एंड मटीरियल रिसोर्सेज एसेंशियल इन द इफेक्टिव एंड एफिशिएंट अटेनमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। इफ़िशिएंट एंड इफेक्टिव टर्म्स का जो मतलब है ना वो हम आगे अभी पढ़ेंगे, सो उसको हम वहाँ पे कवर करेंगे। सो हमने डेफिनेशन को बाय हार्ट समझ लिया है और याद भी कर लिया है। ना होमवर्क याद रखना, इसको 5 बार अपने नोटबुक पे लिखना है, या कमेंट सेक्शन में जाओ
पॉज करो वीडियो को और इस डेफिनेशन को 5 टाइम्स लिखो, याद करो अच्छे से, राइट। देन नेक्स्ट इज योर मैनेजमेंट इज एसेंशियल फॉर ऑल ऑर्गेनाइजेशंस, बिग और स्मॉल, प्रॉफिट और नॉन प्रॉफिट, सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग। कोई भी तरह की ऑर्गेनाइजेशन हो, मैनेजमेंट की ज़रूरत आपको ज़रूर पड़ेगी। मैनेजमेंट इज़ नेसेसरी सो दैट इंडिविजुअल्स मेक देयर बेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स ग्रुप एक्टिविटीज़ या ग्रुप ऑब्जेक्टिव्स। ग्रुप में काम कर रहे हैं, उनका कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होगा, गोल होगा, तो उसको अचीव करने के लिए सब अपना बेस्ट एफर्ट देते हैं, अपना बेस्ट कंट्रीब्यूट करते हैं ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर सकें, राइट। मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ इंटररिलेटेड फंक्शंस दैट आर परफॉर्म्ड बाय ऑल मैनेजर्स। सो मैनेजमेंट जो है ना, ये एक चेन है, ये एक सीरीज़ है जिसमें बहुत सारे इंटर रिलेटेड फंक्शंस को परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। कोई भी ऐसा फंक्शन नहीं है जो आप इंडिपेंडेंटली परफॉर्म कर लो। फंक्शंस मतलब फंक्शन यानी कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग एंड लास्ट में कोऑर्डिनेशन। 6 फंक्शंस हैं आपके और ये 6 के 6 जो है ना एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं, एक के बिना दूसरा अधूरा है, ठीक है। Later in this chapter you will understand that although both of them are managers, they function at different levels. Managers के भी different levels होते हैं, top level managers, middle level managers, ठीक है। इस तरीके से हम आगे पढ़ेंगे आने वाले chapters में। Managers at the top level spend more time in planning and organizing than managers at lower levels of the organization. अब जो managers top level पे हैं, ठीक है, वो वही सारा कुछ प्लान करते हैं, वही गोल सेट करते हैं कि अच्छा इस साल का हमारा ये गोल रहेगा, इस साल हमें इतना % ऑफ प्रॉफिट चाहिए, ठीक है, इतने रिटर्न्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपनी इन्वेस्टमेंट में, राइट। सो ये टॉप मैनेजमेंट का काम होता है। डोंट वरी, हम आगे पढ़ेंगे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, राइट। उसके बाद आते हैं हम कंसेप्ट में। अब एक बार कंसेप्ट यानी कि ओवरऑल हम समझ लेते हैं कि कंटेक्स्ट क्या है मैनेजमेंट का। इसमें 2 इंपॉर्टेंट टर्म्स भी आएंगे आपकी, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, राइट। द फर्स्ट इज मैनेजमेंट इज अ वेरी पॉपुलर टर्म एंड हैज़ बीन यूज्ड एक्सटेंसिवली फॉर ऑल टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ एंड मेनली टेकिंग चार्ज ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज़ इन एन एंटरप्राइज। मैनेजमेंट एक बहुत ही पॉपुलर टर्म है और हर तरह की एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है। As you have seen from the above example and case study that management is an activity which is necessary wherever there is a group of people working in an organization. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, बड़ी है, छोटी है, प्रॉफिट है, नॉन प्रॉफिट है, ठीक है, उस पे आपको मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। हमने केस स्टडी ऊपर समिता राय का हमने एग्जाम्पल पढ़ा, ठीक है, जो नामची डिज़ाइनर कैंडल्स को ओन करती है, तो वो सब कुछ खुद मैनेज कर रही है, राइट। वो प्लान भी कर रही है, वो फंड भी रेज कर रही है, वो स्टाफिंग भी कर रही है, वो सब कुछ खुद कर रही है। नेक्स्ट इज योर पीपल इन एन ऑर्गेनाइजेशन आर परफॉर्मिंग डाइवर्स टास्क बट दे आर ऑल वर्किंग टुवर्ड्स द सेम गोल। वो कहते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में सब लोग काम कर रहे हैं, बहुत लोग काम कर रहे हैं, लेकिन सबका गोल और मोटिव सेम ही है, गोल्स को अचीव करना ऑर्गेनाइजेशन की। सपोज कर लो कि इस बार कंपनी का गोल है कि हमें इस बार 90% प्रॉफिट्स जनरेट करने हैं, यानी कि पिछले साल अगर हमें 50% जनरेट हुई थी तो इस बार हमें 90% करने हैं प्रॉफिट्स जनरेट। तो ये उनका पिछले से उन्हें इम्प्रूव करना है पिछले साल से, ये गोल है। तो जितने भी लोग काम कर रहे हैं ना एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उन सबका गोल यही होगा कि हमें वो 90% को अचीव करना है। मैनेजमेंट एम्स एट गाइडिंग देयर एफर्ट टुवर्ड्स अचीविंग अ कॉमन ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट आपको गाइड करता है, जो टॉप मैनेजमेंट है ना वो लोअर लेवल और मिडिल लेवल मैनेजर्स को गाइड करता है ताकि वो उसे जो उन्होंने सोचा है ना वो उसे सच में इम्प्लीमेंट कर सके। Thus, management has to see that tasks are completed and goals are achieved. मैनेजमेंट को चेक करना होगा साइमल्टेनियसली कि जैसा उन्होंने बोला है, जैसा उन्होंने काम दिया है वैसा काम हो रहा है। अगर उन्होंने कहा है कि हमें टॉप नॉच क्वालिटी के प्रोडक्ट्स को बनाना है और कस्टमर तक टाइमली डिलीवर करना है उसको विद द लीस्ट पॉसिबल कॉस्ट, तो क्या वो चीज़ पॉसिबल हो रही है कि नहीं। Management has therefore been defined as a process of getting things done with the aim of achieving goals effectively and efficiently. 2 टर्म्स की बात आती है, effectively and efficiently। क्या मतलब है इन 2 टर्म्स का? We need to analyze this definition। अब हमें इन 2 टर्म्स को समझना पड़ेगा।
पहले हम समझते हैं प्रोसेस क्या है। प्रोसेस इन द डेफिनेशन मीन्स द प्राइमरी फंक्शन और एक्टिविटीज दैट मैनेजमेंट परफॉर्म्स टू गेट थिंग्स डन। अपने काम को करवाने के लिए एक प्रोसेस को फॉलो करती है, प्रोसेस कह लो या फंक्शंस को परफॉर्म करती है। और ये प्रोसेस जो है ना, और ये जो फंक्शंस होंगे ये चलते रहते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। जहाँ रुक गए आपका काम डिसरप्ट हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन में। ये फंक्शंस कौन कौन से हैं? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेशन। जिस पे डेडिकेटेड चैप्टर्स हैं आगे आने वाले बुक में, तो वो हम कवर करेंगे वहाँ पे। अब समझते हैं इफेक्टिव क्या है। इफेक्टिव वर्ड टर्म का मतलब क्या है? बीइंग इफेक्टिव और डूइंग वर्क इफेक्टिवली बेसिकली मीन्स फिनिशिंग द गिवन टास्क। मैं एक ऑर्गेनाइजेशन की ओनर हूँ, ठीक है, और मैंने अपने एम्प्लॉयज़ से कहा कि आज आपको कम से कम 50 यूनिट्स बनाने हैं। आपका टास्क है कि आपको आज के दिन 50 यूनिट्स बनाकर रेडी करने हैं और हमें परसों तक डिलीवर करने हैं, ठीक है, कस्टमर को। तो आज का टास्क क्या रहना चाहिए? 50 यूनिट्स, उससे कम नहीं। तो जो भी एम्प्लॉय पॉसिबल कर पाता है इस काम को कि 50 यूनिट्स को आज करके पूरा करके दे, दैट इज़ कॉल्ड इफेक्टिव, बीइंग इफेक्टिव इन योर वर्क। कि आप अपने काम को विद इन द गिवन टाइम फ्रेम कंप्लीट करके दे रहे हैं सामने वाले को, ठीक है। इन अदर वर्ड्स इट इज़ कंसर्न विद द एंड रिजल्ट, कि आपका एंड रिजल्ट क्या है। आप क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे, आप क्वांटिटी के साथ भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे। सो यू आर एबल टू अचीव योर एंड गोल और नॉट। दिस इज़ कॉल्ड इफेक्टिवनेस, कि आप टाइम पे अपना काम कंप्लीट कर रहे हो कि नहीं। बट इट इज़ नॉट इनफ टू जस्ट कंप्लीट द टास्क। काम कंप्लीट करने से सिर्फ काम नहीं चलेगा, आपको एफिशिएंट भी होना पड़ेगा, यानी कि आपको कम कॉस्ट में अपने काम को कंप्लीट करना है। समझ रहे हो आप? ये नहीं कि आपने काम 50 यूनिट्स तो बना दिया आपने, लेकिन उन 50 यूनिट्स को बनाने में आपकी कॉस्ट जो है वो डबल हो गई, वो ट्रिपल हो गई है। ऐसा नहीं कर सकते आप। सो आपको इफेक्टिव होने के साथ साथ एफिशिएंट होना भी ज़रूरी है। सो देयर इज़ अ काइंड ऑफ अ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस इन्वॉल्व्ड एंड द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट्स। इफ बाय यूजिंग लेस रिसोर्सेज, दैट इज द inputs, more benefits are derived, मतलब output, then efficiency has increased। अगर आप कम टाइम में, कम रिसोर्सेज में भी, कम कॉस्ट में भी आप अच्छी गुड क्वालिटी चीज़ें बनाकर दे पा रहे हो, देन कॉन्ग्रेचुलेशन, यू आर सक्सेसफुल। बट अगर नहीं, देन कहीं ना कहीं आपको अपने ऑपरेशंस में लुक आफ्टर करने की ज़रूरत है, राइट। एफिशिएंसी इज ऑल्सो इंक्रीज्ड व्हेन द सेम फॉर द सेम बेनिफिट और आउटपुट। फ्यूअर रिसोर्सेज आर यूज एंड लेस कॉस्ट आर इनकर्ड। आपके पास रिसोर्सेज कम है, आपके पास कॉस्ट कम है, तो आप उस कम रिसोर्स और कॉस्ट में बेस्ट रिजल्ट्स कैसे ला के दे सकते हो, दैट इज़ व्हाट मैनेजमेंट इज। इनपुट रिसोर्सेज कौन कौन से हो सकते हैं? आपका पैसा, आपका मटेरियल जो आप यूज़ कर रहे हो चीज़ें बनाने के लिए, इक्विपमेंट्स जो भी आप यूज़ करोगे असेंबल करने के लिए, ठीक है, एंड पर्सन्स रिक्वायर्ड टू डू अ पर्टिकुलर टास्क। ये आपके इनपुट मटेरियल हो गया जो आपको चाहिए। बाहर से भी हो सकता है आपको पैसा रेज करना पड़े, राइट। ऑब्वियसली मैनेजमेंट इज कंसर्न विद द एफिशिएंट यूज ऑफ दीज रिसोर्सेज। मैनेजमेंट कहती है कि हमें जितने भी रिसोर्सेज है, चाहे वो हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से लें, चाहे वो हम ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से ले रहे हैं, हमें इनका जो यूज़ है वो सबसे इफेक्टिवली और एफिशिएंटली करना है। बिकॉज दे रिड्यूस कॉस्ट एंड अल्टीमेटली लीड टू हायर प्रॉफिट्स। हमें कॉस्ट को रिड्यूस करना है, हमें अपने खर्चे कम रखने हैं और प्रॉफिट्स को जनरेट करना है ज़्यादा से ज़्यादा। इफेक्टिवनेस वर्सेस एफिशिएंसी का, दीज टू टर्म्स आर डिफरेंट बट दे आर इंटर रिलेटेड। ये तो दिखने में तो अलग लगते हैं कि एक कहता है कि काम को कंप्लीट करो, तो दूसरा कहता है कि कम कॉस्ट में कंप्लीट करो, बट ये दोनों इंटर रिलेटेड हैं, कनेक्टेड हैं एक दूसरे से। फॉर मैनेजमेंट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी बोथ इफेक्टिव एंड एफिशिएंट। इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी आर द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और दोनों को ही साथ लेकर चलना बहुत ज़रूरी है। एक भी अगर आपने जो है ना टर्म पीछे छोड़ दिया, आप काम कंप्लीट कर रहे हो लेकिन आप कॉस्ट नहीं रिड्यूस कर पा रहे, तो आपका काम नहीं बनेगा, नहीं चलेगा आपका काम। बट दीज टू एस्पेक्ट नीड्स टू बी बैलेंस्ड एंड मैनेजमेंट एट टाइम्स हैज़ टू कॉम्प्रोमाइज विद एफिशिएंसी। कई बार ऐसा होता है काम तो कंप्लीट हो रहा है, डिलीवरी हो रही है पूरी तरह कस्टमर को, लेकिन एफिशिएंट नहीं है उसमें, कॉस्ट बहुत इंक्रीज हो गई, प्रॉफिट्स का पता नहीं, प्रॉफिट्स तो होंगे नहीं पर काम कंप्लीट हो गया, क्या ये चलेगा? नहीं चलेगा। आपको टाइमली काम कंप्लीट करना है तो उसके साथ साथ कॉस्ट को भी कम रखना पड़ेगा।
राइट। फॉर एग्जाम्पल इट इज़ ईजियर टू बी इफेक्टिव, वो कहते हैं इफेक्टिव होना आसान है, काम तो कंप्लीट कर लोगे लेकिन कम कॉस्ट कैसे लाओगे, कॉस्ट को कैसे कम करोगे। एंड इग्नोर एफिशिएंसी, दैट इज कंप्लीट द गिवन टास्क बट एट अ हाई कॉस्ट। सपोज अ कंपनीज टारगेट प्रोडक्शन इज 5000 यूनिट्स इन अ ईयर। एक कंपनी का टारगेट है कि हमें 5000 यूनिट्स बनाने हैं एक साल के अंदर। टू अचीव दिस टारगेट द मैनेजर हैज़ टू ऑपरेट ऑन डबल शिफ्ट्स। तो मैनेजमेंट क्या कहता है अपने एम्प्लॉइज़ को कि डबल शिफ्ट्स में काम करो, क्योंकि हमारा टारगेट क्या है इस साल का कि 5000 यूनिट्स को हमें मैन्युफैक्चर करना है। ड्यू टू पावर फेलियर मोस्ट ऑफ द टाइम, अब टू अचीव दिस टारगेट द मैनेजर हैज़ टू ऑपरेट ऑन डबल शिफ्ट्स ड्यू टू पावर फेलियर मोस्ट ऑफ द टाइम। अब मैनेजमेंट क्या कहता है, क्योंकि हमारा जो काम है वो बिजली से होने वाला काम है, इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है, अगर बिजली चली जाएगी तो हमारा काम तो रुक जाएगा। सो इसलिए हमें डबल शिफ्ट पे काम करना पड़ेगा। तो वो एम्प्लॉयज़ को भी वैसे ही इंस्ट्रक्ट करते हैं कि आपको डबल शिफ्ट्स में काम करना है, सुबह और दिन में भी काम करोगे और रात की शिफ्ट्स भी लगेंगी। इन दिस केस द मैनेजर वॉज इफेक्टिव बट नॉट सो एफिशिएंट सिंस फॉर द सेम आउटपुट मोर इनपुट्स वर यूज्ड। अब इफ़ेक्टिव तो वो हो गए कि 5000 हमें अचीव करने हैं, अपने यूनिट्स बनाने हैं एक साल के अंदर, लेकिन क्या वो एफिशिएंट हुए? उन्होंने लेबर का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया, दिन में भी और रात में भी यूज़ कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी भी डबल यूज़ कर रहे हैं, कॉस्ट भी बढ़ गई उनकी, राइट। सो अब क्या हुआ, उनका गोल तो अचीव हो जाएगा, दे आर इफेक्टिव इन अचीविंग देयर गोल। वो 5000 यूनिट्स तो बना लेंगे एक साल के अंदर, लेकिन उनकी कॉस्ट बढ़ गई, लेबर को पैसा देंगे, बिजली का बिल जाएगा ज़्यादा, राइट। सो उनकी कॉस्ट बढ़ गई। सो यहाँ पे वो इफेक्टिव थे बट एफिशिएंट नहीं थे। सो एट टाइम्स अ बिजनेस में कंसंट्रेट मोर ऑन प्रोड्यूसिंग गुड्स विद फ्यूअर रिसोर्सेज। सो कई बार कम रिसोर्सेज होने के बावजूद भी आप प्रोडक्शन पे ज़्यादा फोकस करते हो, दैट इज़ कटिंग डाउन कॉस्ट बट नॉट अचीविंग द टारगेट प्रोडक्शन। अब कई बार क्या होता है, आपके पास कम रिसोर्सेज है कि मुझे पता है मेरे पास सिर्फ लिमिटेड रिसोर्सेज ही हैं, मेरे पास ज़्यादा लेबर नहीं है क्योंकि मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं उन्हें देने के लिए, ठीक है, मेरे पास जो है पावर शॉर्टेज है बेसिकली। सो आप क्या करते हो, कम रिसोर्सेज हैं तो आप अपनी प्रोडक्शन के साथ भी कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हो कई बार, राइट, कि आपने अपनी कॉस्ट तो कम कर ली लेकिन आप अपना टारगेट नहीं अचीव कर रहे, राइट। आपने 5000 यूनिट्स कहे थे लेकिन बने सिर्फ 2000 यूनिट्स। क्या ये सही है? नहीं, दोनों ही सिचुएशन सही नहीं है। इसलिए तो उन्होंने कहा ऊपर कि इन दोनों के बीच में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। दोनों में से अगर एक भी अचीव नहीं हो रही है, ये सिर्फ एक अचीव हो रही है, तब भी आपका काम नहीं चलेगा। सो दिस इज़ अ केस ऑफ बीइंग एफिशिएंट बट नॉट इफेक्टिव सिंस द गुड्स डिड नॉट रीच द मार्केट। सो दोनों में से अगर कोई भी चीज़ अगर है तो दोनों ही गलत सिचुएशंस हैं। एक में क्या देखते हो केस में, एक सिनेरियो है जिसमें काम तो कंप्लीट हो रहा है लेकिन कॉस्ट जो है वो आपकी ज़्यादा है, कॉस्ट हाई है। और दूसरा केस क्या है कि आपकी कॉस्ट तो कम है, ठीक है, लेबर को कम लेबर हायर किया आपने, कम इलेक्ट्रिसिटी बिल आ रहा है आपको, ठीक है, और भी जो खर्चे हैं आपके, जो रोज़ के खर्चे वो भी कम हो गए, लेकिन आपका जो प्रोडक्शन है, जो आपने गोल सेट किया था वो आप अचीव नहीं कर पाए। सो दोनों ही सिचुएशंस जो हैं वो आपको फेवरेबल नहीं है। दोनों इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी को मैनेज करके चलना होगा। देयरफॉर इट इज़ इम्पॉर्टेंट for management to achieve goals with minimum resources, that is efficiently as possible, while maintaining a balance between effectiveness and efficiency. Usually high efficiency is associated with high effectiveness, which is the aim of all managers, ठीक है। इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी ये दोनों चीज़ें जो है ना मैनेजर का एम होती है कि मेरा काम भी टाइम पे हो जाए और कम कॉस्ट में हो जाए। अगर कोई ये काम करके उनको दे दे, दोनों चीज़ें उन्हें प्रोवाइड कर दे, तो दैट इज़ द बेस्ट थिंग एवर। But undue emphasis on high efficiency without being effective is also not desirable. काम तो कंप्लीट हो रहा है लेकिन कॉस्ट कम नहीं हो रही है, क्या फ़ायदा? आपका काम कंप्लीट नहीं हो रहा टाइम पे लेकिन कॉस्ट कम हो गई, तब भी फ़ायदा है? नहीं, कोई फ़ायदा नहीं, तब भी आप जो है लॉस में ही जाएंगे। इसलिए दोनों का बैलेंस होना ज़रूरी है। पुअर मैनेजमेंट इज़ ड्यू टू बोथ इनएफिशिएंसी एंड इनइफेक्टिवनेस। अगर इनएफिशिएंसी है या इनइफेक्टिवनेस है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं मैनेजमेंट वीक है उसे इम्प्लीमेंट करने में। सो
सो आई होप आपको इतना कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। मेरा गला बिल्कुल अभी चोक हो चुका है, सो आई टेक अ ब्रेक और अगली वीडियो में जो है हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे मैनेजमेंट की। एंड इसके साथ मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहती हूँ कि मैं इकोनॉमिक्स की और अकाउंट्स की भी नोट्स आपके साथ शेयर करूँगी। मैं आपको उस स्लाइड्स के थ्रू ही पढ़ाऊँगी, राइट। एंड अकाउंट्स का जो है मैं आपको बुक की हेल्प से जो है क्वेश्चन सॉल्व करवाऊँगी। एंड इकोनॉमिक्स के मैं हैंड रिटन नोट्स भी हैं मेरे पास, तो मैं उसकी PDF शेयर करती हूँ टेलीग्राम पे, वहाँ से आप ले सकते हैं। एंड उसके साथ साथ और भी जो इन्फॉर्मेशन है वो आने वाली वीडियोस में दूँगी, ठीक है। सो तब तक के लिए अपना खूब ध्यान रखें और खूब मन लगा कर पढ़ें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सच में बहुत मन से वीडियोस बना रही हूँ आपके लिए। सो प्लीज़ लुक दीज वीडियोस, पूरा देखें वीडियोस को, और अपने कोई भी डाउट हो आपका तो प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन में शेयर करना मत भूलें, ठीक है। मैं ज़रूर उसे आंसर करूँगी, अपना फीडबैक भी दीजिए मुझे, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।